नमस्कार, मैगजीन इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल दहिया और बजट से जुड़ी अपनी सीरीज में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वित्तीय घाटे की बात। वित्तीय घाटा यानी कि फिस्कल डेफिसिट, ये भी एक टर्म जो कि लगातार बार-बार आप सुनते रहते होंगे। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि वित्तीय घाटा या फिर फिस्कल डेफिसिट क्या होता है और बजट में जो आंकड़े बताए जाते हैं, उनको कैसे समझा जा सकता है जहां तक वित्तीय घाटे और फिस्कल डेफिसिट की बात है। कुछ आंकड़े मैं शुरू करने से पहले आपको बता देता हूं। पिछला जो फाइनेंशियल ईयर था यानी कि 2024 के 31 मार्च में जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ उसमें भारत का वित्तीय घाटा 5.8 के आसपास था। जो इंटरिम बजट पेश किया गया उसमें इसका टारगेट 5.1 रखा गया था और 5.8 जो वित्तीय घाटा है उसका मतलब है लगभग 16 लाख करोड़ रुपए का वित्तीय घाटा था। तो क्या होता है ये वित्तीय घाटा और इसका क्या असर पड़ता है? क्या इसके मायने हैं? इसको कैलकुलेट कैसे किया जा सकता है? और क्या इसको सही माना जाए या गलत माना जाए जब हम एक बढ़ती हुई इकोनॉमी की बात कर रहे हैं और खासतौर पे भारत की इकोनॉमी की बात कर रहे हैं जो कि दुनिया की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शुमार है और लगातार बढ़ती जा रही है। और इस पर और जानकारी के लिए एक बार फिर से हमारे सहयोगी और एक्सपर्ट हर्ष रंजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हर्ष जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है। जो बड़ी टर्म्स हैं जिन्हें जटिल कहा जा सकता है उनको आसान भाषा में समझाने के लिए हमारे दर्शकों को जीडीपी की हमने बात की थी पिछले एपिसोड में। आज हम वित्तीय घाटे या फिस्कल डेफिसिट की बात करते हैं। तो मोटे तौर पर फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या है? वित्तीय घाटे का मतलब क्या है? ये तो समझ में आ गया कि इतना पैसा सरकार के पास घाटे में माना जा रहा है, लेकिन उसको हम कैसे मानते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, निकालते कैसे हैं? आपने बहुत ही शानदार टॉपिक उठाया है विशाल आज। और मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि मैं जो इंट्रो आप दे रहे थे कि पिछले वित्त वर्ष में या जब अंतरिम बजट पेश हुआ था तो 5.8 था और उसका टारगेट ये किया गया। तो ये दरअसल 5.8 या 6% जो वित्तीय घाटे की बात कर रहे हैं फिस्कल डेफिसिट की, ये क्या होता है इसकी शुरुआत मैं यहाँ से करना चाहता हूँ ताकि आप लोग समझें। जब कोई सरकार चलती है वो ठीक उसी तरीके से सरकार चलती है जैसे हम और आप घर चलाते हैं। यानी घर की एक इनकम होती है, एक व्यक्ति कमाने वाला हो सकता है, दो व्यक्ति कमाने वाला हो सकता है, रहने वाले चार हो सकते हैं, हो सकता है चारों व्यक्ति कमाए। तो बहरहाल सब मिला के एक इनकम होती है घर की और एक एक्सपेंडिचर होता है जो आप खर्च करते हैं। इनकम सैलरी से आ सकती है, बिजनेस से आ सकता है, आपने जो बैंकों में पैसे जमा किए हैं उससे इनकम आ सकता है, उसके इंटरेस्ट से, एग्रीकल्चर से आ सकता है, पोल्ट्री से आ सकता है, तमाम जगह से इनकम आ सकता है। जो खर्च होते हैं उसमें आप बाहर घूमने जाते हैं तो पेट्रोल भराते हैं, सामान सब्जी खरीदते हैं, कभी मेडिकल की जरूरत होती है, कभी घर में कुछ काम कराते हैं। तो इस तरीके से आप एक खर्च करते हैं और इनकम करते हैं, आय लेते हैं और उसको खर्च करते हैं। सरकार भी ठीक इसी तरीके से काम करती है। तो सरकार के पास भी दो ही चीजें होती हैं, एक सरकार की आमद और एक सरकार का व्यय। तो आम तौर पर जो सरकार का व्यय होता है जिसको हम एक्सपेंडिचर बोलते हैं वो ज्यादा हो जाता है और ज्यादा रहना भी चाहिए, बिल्कुल शून्य या निगेटिव में नहीं होना चाहिए। व्यय हमेशा ज्यादा होना चाहिए और जो आय है वो उससे कम हो जाती है, थोड़ी थोड़ी कम रहनी भी चाहिए। क्यों ये रहना चाहिए, इकोनॉमी के लिए क्यों अच्छा है, ये मैं बाद में बताऊंगा। और एक सीमा तक ही, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा हो जाए। तो जी। इन दोनों के बीच का व्यय माइनस आय यानी एक्सपेंडिचर माइनस गवर्नमेंट्स इनकम, रेवेन्यू जिसको बोलते हैं, इसका जो अंतर होता है इसी को फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं, यानी वित्तीय घाटा बोलते हैं, राजकोषीय घाटा बोलते हैं। अब इसको और सरल तरीके से समझाता हूं। जो आप 5.8 या 6 प्रतिशत में बोल रहे थे, वो प्रतिशत क्या जी। होता है? मान लीजिए कि सरकार की आमदनी जो है 100 रुपए है और सरकार ने जो व्यय किया, एक्सपेंस किए, वो 105 रुपए हो गए। तो हम जो व्यय है 105 माइनस 100 जो आमदनी है इज इक्वल टू 5, ये तो 5 रुपए हो गए। तो हम ये देखते हैं कि जो इनकम है 100 का 5 कितना प्रतिशत है। तो 100 का 5 है 5%। तो हम यहां कह सकते हैं कि जो वित्तीय घाटा है वो 5% है। अगर जी। ये एक्सपेंस हमारे 6 हो जाए तो वो 6% हो जाएगा। मुझे लगता मतलब है कि इतना।
क्लैरिटी। सीधे सीधे तौर पर समझा जाए हर्ष जी, तो ये है कि आपकी जेब में पैसा कितना है और आपने खर्च कितना किया, उसका जो अंतर है, अगर वो नेगेटिव में जा रहा है तो वो घाटा है। और इसी तरह सरकार के लिए भी उसे वित्तीय घाटा या फिर फिस्कल डेफिसिट कह दिया जाता है। और सबसे बड़ा सवाल, और यहाँ इसके बाद एक और समझने की बारी आती है कि मान लिया अगर मेरे पास 100 रुपए का बजट है और मैंने 110 खर्च किए, तो वो 10 रुपए मैंने कहीं से लिए होंगे, किसी दोस्त से उधार लिए होंगे, या घर परिवार में किसी से पैसे उधार लिए होंगे, या हो सकता है कि मैंने कहीं और से कोई ऐसा संसाधन ढूंढा हो जहां से मुझे वो 10 रुपए एक्स्ट्रा मिले हों। जब सरकार इतने बड़े स्तर पर, जैसे पिछले फाइनेंशियल ईयर की अगर बात करें, तो लगभग 16 लाख करोड़ रुपए का वित्तीय घाटा था, तो उसकी भरपाई कहां से होती है? वो पैसा कहां से लाती है सरकार? आपने सुना होगा कि सरकार बोरो करती है। ये बोरोइंग से आता है। और सरकार बोरो कहां से करती है? जैसे आपने पिछली बार हमने देखा कि किस तरीके से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जो सरप्लस था, गवर्नमेंट ने उससे लिया, थोड़ा बहुत विवाद भी हुआ था। इस वर्ष स्वयं आरबीआई ने सरकार को वो दिया है। इसके अलावा सरकार आईएमएफ से लोन लेती है, वर्ल्ड बैंक से लोन लेती है, और कई बार दूसरे देशों से भी लोन लेती है। तो इसकी भरपाई यहां से होती है। अब हम जा रहे हैं यहां से माइक्रो इकोनॉमिक्स के टर्म में, जहां आप मुझे दरअसल ले जाना चाहते हैं। तो जब आप बोरोइंग करते हैं तो बोरोइंग में एक इंटरेस्ट रेट भी हो जाता है, वो जी, हम पे बिल्कुल। करते हैं। तो यहाँ पे आना होगा हमें इसको समझने के लिए कि दरअसल सरकार के इनकम के क्या सोर्सेज हैं और सरकार स्पेंड कहां सबसे ज्यादा करती है। तो तो इनकम के मोटे सोर्सेस में तौर सबसे पे सबसे पहला तो रेवेन्यू, टैक्स एक्सपेंडिचर, टैक्स रेवेन्यू ही है, चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स हो या डायरेक्ट टैक्स हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सबसे बड़ा 90% के आसपास तो आप ये मान लीजिए कि सरकार का जो अर्निंग है वो टैक्स से आता है। उसमें डायरेक्ट टैक्सेस जो हम इनकम टैक्स के तौर पे देते हैं उसे बोलते हैं, उसका प्रतिशत भी कम है अगर सिर्फ टैक्स की बात करें। लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, अब जीएसटी जिसे कहते हैं, तो उसका एक बहुत बड़ा भाग सरकार की आमदनी का हिस्सा होता है, और मूल यही आमदनी होती है सरकार की। इसके अलावा सरकार को जो इंटरेस्ट आता है, सरकार भी लोन देती है दूसरे देशों को या दूसरी संस्थाओं को, तो वहां से उसका जो इंटरेस्ट आता है। इसके बाद और जो और बॉन्ड्स और जो देती है डिविडेंड, सरकार। और जो डिविडेंड आता है, जो अलग अलग जी, पीएसयू से हम देखते हैं कि डिविडेंड आता है, या फिर आरबीआई से। और इस बार तो विंडफॉल गेन कहा जा रहा है, लगभग 25 अरब का डिविडेंड मिला है आरबीआई से सरकार को। बिल्कुल, बिल्कुल। डिविडेंड से, बॉन्ड के सेलिंग से, और जब आप विनिवेश करते हैं, डिसइन्वेस्ट करते हैं, तो उससे जो इनकम होता है, वो सरकार की आमदनी में होती है। और इसको हम मान लेते हैं कि ये हमारी सरकार की अर्निंग है। अब जो एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस में दो तरीके के एक्सपेंस हैं। एक फिक्स एक्सपेंस है, जो आप फिक्स है, जैसे लोगों की सैलरी, जैसे लोगों के पेंशन, जैसे हेल्थ सेक्टर पे जो सरकार काम करती है। इसके अलावा जो एक्सपेंस हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जिसको कैपेक्स बोलते हैं, वो एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। तो इस तरीके से फिक्स्ड और जो फिक्स नहीं है, और इसके अलावा मंत्रालयों को सरकार हर बजट में देती है। अब आने वाले समय में अगले हफ्ते जो बजट पेश होगा उसमें हम देखेंगे कि मंत्रालय का एलोकेशन इतना है। इसके अलावा जो सरकार के खर्चे होते हैं, किसी भी ऐसी अनफॉरसीन सिचुएशन से निपटने के लिए, कुछ इस तरीके से हो जाए, कहीं दुर्घटना हो जाए, कहीं कोई आंधी पानी इस तरीके की चीजें हो जाए जो नेचुरल कैलामिटी कहते हैं, तो उसमें पैसे जाते हैं। तो ये सारे स्पेंड्स होते हैं। अब जो एक अर्निंग है, जी, जी मैं खत्म कर रहा हूं। जो अर्निंग जी, है, आमतौर पे स्पेंड्स उससे ज्यादा हो ही जाता है। और हमने भारत की अगर आप बात करें तो हमने देखा कि किस तरीके से एक्सपेंडिचर, यानी जो इंफ्रास्ट्रक्चर, हाल के वर्षों में, पिछले 10 वर्षों में दोस्तों आपने देखा होगा कि किस तरीके से आपके हवाई अड्डों का, आपके लिए सड़कों का, हाईवेज का, एक्सप्रेसवेज का, और जो बाकी जन सुविधाएं होती हैं, इनका निर्माण हुआ है। शहरों में भी फ्लाईवेज का, इस हॉस्पिटल्स का, इस इसमें खर्चा कैपेक्स में होता है। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर की आपने बात की है, इस पहलू को समझने के लिए मैं आपसे एक सवाल और पूछता हूँ, क्योंकि आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि जो वित्तीय घाटा होता है, जिसे हम फिस्कल डेफिसिट कहते हैं, वो कॉज ऑफ कंसर्न जरूर है, उस पे चिंता जरूर बनी रहनी चाहिए कि वो एक लेवल से ज्यादा ना हो। लेकिन उसे
एक बढ़ती इकोनॉमी के लिए अच्छा भी माना जा सकता है, ये आपने कहा। लेकिन एक बड़े बुजुर्गों की एक कहावत है कि उधार लेके घी नहीं पीना चाहिए। तो अगर ऐसा आपके और मेरे लिए, इंडिविजुअल के लिए, परिवार के लिए कहावत है, तो देश की सरकार उधार लेके खर्चा करे, वो अच्छा कैसे हो सकता है? जी देखिए, ये सवाल तो आपका बहुत माकूल है, लेकिन क्या है कि जो देश चलता है ना, वो प्रोडक्शन पे चलता है, ग्रोथ पे चलता है। और ग्रोथ को बढ़ाने के लिए ये ज़रूरी है कि सरकार उधार ले। अगर उधार लेके आप मान लीजिए कि उसको खाने-पीने पे खर्च कर देते हैं, तो वो एक तरीके से उधार जो है एनपीए हो जाता है। लेकिन अगर उसी उधार को लेके आप कोई बिज़नेस शुरू करते हैं, तो आप ग्रो करते हैं। सरकार की जो बोरोइंग होती है, वो आम तौर पे ग्रोथ के लिए होती है, जिसमें सरकार ऐसी जगह पर खर्च करती है, ताकि वहां से आने वाले समय में आपको रेवेन्यू जनरेट हो। मैं एक उदाहरण देता हूं, आपने देखा होगा पिछले 10 वर्षों में, 15 वर्षों में पूरे देश में और खास तौर पे दिल्ली में मेट्रो रेल का जाल सा बिछ गया है। हर बड़े शहर में मेट्रो है। अगर आप लोन नहीं लेते और मेट्रो नहीं बना पाते, तो आपके रेवेन्यू के सोर्सेज आप बंद कर रहे होते हैं। अब आपके पास तो पैसे थे नहीं। यानी यानी कि अब मैं जोड़ रहा हूं हर जी, जो आपने पहले कहा इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में और अब जो आप कह रहे हैं, अगर इसे और साफ शब्दों में समझा जाए तो जिस कैपिटल एक्सपेंडिचर की हम बात करते हैं, हर बजट में जो बात होती है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर पर जोर है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर जोर है, तो वो जो पैसा सरकार ने उधार लिया, अगर उसका इस्तेमाल देश में अलग अलग तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में खर्च किया जाए, चाहे वो रेल का नेटवर्क हो, मेट्रो रेल का नेटवर्क हो, रोड का नेटवर्क हो या एयरपोर्ट का नेटवर्क हो, तो उससे ना केवल आम लोगों को सुविधा मिलेगी, बल्कि जो इंडस्ट्रीज हैं, जो अलग-अलग सेक्टर्स हैं देश की इकोनॉमी के, उनको बढ़ावा मिलेगा, उनको मदद मिलेगी, उनका बिजनेस ग्रो ग्रो करेगा और वो ज्यादा टैक्स देंगे तो सरकार के पास ज्यादा पैसा आएगा और इस तरह से एक साइक्लिक इकोनॉमी जिसकी हम बात करते हैं वो काम करेगी। अब मैं यहां से आपको पॉलिटिकल इकोनॉमी की तरफ थोड़ा सा लेके जाना चाह रहा हूं क्योंकि इस बार के एक एक बजट की पॉइंट चर्चा और में विचार यहाँ पे कहना जी अपने दर्शकों के लिए ठीक होगा कि अभी हमने बात की फिस्कल डेफिसिट की। इसी के साथ दोस्तों आप सुनेंगे एक वर्ड, रेवेन्यू डेफिसिट। बहुत मिलता जुलता है, जिसे राजस्व घाटा कहते हैं, बहुत मिलता जुलता है। फर्क सिर्फ इतना है विशाल, बहुत संक्षेप में मैं बताता चलूं कि गवर्नमेंट का टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और टोटल रेवेन्यू अर्निंग, इसके बीच का जो फासला होता है वो रेवेन्यू डेफिसिट हो जाता है। और ये फिस्कल डेफिसिट से कैसे अंतर है, तो आप ये समझ लीजिए कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में फिक्स्ड एसेट क्रिएशन को काउंट नहीं करते हैं। हम्म, जो कैपेक्स का है, फिक्स एसेट आप बना रहे हैं, सड़क बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, हॉस्पिटल बना रहे हैं, हवाई अड्डे बना रहे उसकी हैं, गिनती उसमें नहीं होगी। बंदरगाह बना रहे हैं, उसको आप नहीं करते हैं। बाकी सब कुछ वही रहता है। तो इसके बीच का अंतर जो रेवेन्यू की अर्निंग होती है, यानी कि मेनली टैक्सेस की बात आप पहले ही बता चुके हैं, तो ये जी दोनों क्लोज है। तो उसमें जो फिस्कल डेफिसिट है उसमें गवर्नमेंट की टोटल अर्निंग और टोटल स्पेंड्स को काउंट करते हैं। इसमें सिर्फ रेवेन्यू अर्निंग और रेवेन्यू स्पेंड्स की हम बात करते हैं। जी, ठीक अब है, आप चलिए आगे तो चल सकते आखिरी 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 सवाल की तरफ मैं आपको लेकर आता हूं क्योंकि मैंने पॉलिटिकल इकोनॉमी की बात की, वो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस साल का बजट अब पेश करने जा रही है सरकार और एनडीए 3.0 जिसे कहा जाए तीसरी पारी जो मोदी सरकार की है वो घटक दलों के सहारे है, एक गठबंधन की सरकार है और पिछले कुछ समय में जब से सरकार ने शपथ ग्रहण की है तब से लेके अब तक एक मोटा अंदाजा अखबार की सुर्खियों पर अगर हम नजर डालें तो मोटा अंदाजा ये है कि लगभग सहयोगी दलों ने अपने अपने राज्यों के लिए और यहाँ खासतौर पर आंध्र प्रदेश और बिहार की बात हो रही है क्योंकि वो दो बड़े सहयोगी दल हैं, अपने अपने राज्यों के लिए जो वित्तीय सहायता की मांग की है वो लगभग 15 अरब डॉलर के आसपास आती है। अब पिछले साल वित्तीय घाटा यानी कि फिस्कल डेफिसिट 5.8% था और ये लगातार इसमें कमी होती जा रही है पिछले 3 से 4 साल। इसको 5% के आसपास सरकार रखना चाह रही है। इंटरिम बजट में 5.1% का टारगेट रखा गया था। इस बजट में कहा जा रहा है कि शायद 5% का टारगेट भी सरकार अपने लिए रख सकती है। तो ये कैसे संभव होगा इस वक्त की पॉलिटिकल इकोनॉमी को अगर हम देखें
कि जो रिफॉर्म्स पॉलिसी चली थी, वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे पुश था, वो ये सब एक साथ चले और साथ में जो घटक दलों की मांगे हैं, वो भी पूरी होती रहें और वित्तीय घाटा भी ना बढ़े। देखिए, यही सरकार का फिस्कल मैनेजमेंट सिस्टम कितना स्ट्रांग है वो काम में आता है। और मुझे लगता है कि भारत सरकार ने अपने तमाम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग आरबीआई वगैरह को लेके जो एक पॉलिसी के लेवल पे काम किया है, जिसमें नीति आयोग की भी एक बहुत प्रमुख भूमिका रही है, या जो प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद है उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। दो उदाहरण से इसको हम समझने की कोशिश करते हैं जो आपका सवाल है। पूरी दुनिया में आपने दोस्तों देखा होगा कि किस तरीके से मुद्रास्फीति यानी महंगाई बढ़ी है। अमेरिका भी इससे अछूता नहीं रहा है, अभी भी मैनेज करने की कोशिश कर रहा है, जहां यूएस फेडरल रिजर्व ने अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया हुआ है। जी। यूके जैसे देश में, जर्मनी, फ्रांस जैसे देश में इन्फ्लेशन, महंगाई इतनी ज्यादा थी कि यूके में तो सरकार ही बदल गई, मैनेज नहीं कर पाए, बेरोजगारी बढ़ी, लोगों के पेंशन बंद हो गए थे कुछ समय के लिए, और हॉस्पिटल्स में इतनी लंबी कतारें लगने लगी थी एनएचएस, नेशनल हेल्थ सर्विसेज में, कि परेशानी थी। लेकिन भारत की मैं बात करता हूं, आपने देखा होगा कि आरबीआई ने यहाँ की महंगाई को और ग्रोथ को इस तरीके से कुछ मैनेज किया कि किसी को बहुत पिंच नहीं हुआ, क्योंकि इन्फ्लेशन मैनेज करने के लिए आमतौर पर जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं मार्केट से पैसा सक करने के लिए, ताकि पैसे मार्केट में नहीं होंगे तो डिमांड कम होगी, और डिमांड जब कम होगी तो चीजों के दाम नीचे आते हैं, डिमांड ज्यादा होने पे चीजों के दाम ऊपर जाते हैं। लेकिन इसका एक फिलिप साइड आप कह सकते हैं, इज दैट कि उससे ग्रोथ अफेक्ट करता है। जो ग्रोथ की हम बात करते हैं, जीडीपी की जो बात करते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन कम होता है, डिमांड कम होने पे प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होने पे आपको वर्कफोर्स कम लगेगा, आप आप वर्कफोर्स कम होने आप पे ये बेरोजगारी आप ये बढ़ेगी। मानते आप ये मानते हैं हर्ष जी कि ये एक बड़ा चैलेंज है सरकार के लिए, फिस्कल ये प्रूडेंस चैलेंज जिसको हमेशा बोलते हैं, रहता है। वो बड़ा चैलेंज है। मैं आ रहा हूँ उस पे, मैं आ रहा हूँ। तो मैं, आपने देखा कि किस तरीके से इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ को बैलेंस किया आरबीआई ने और सरकार ने। इसी तरीके से जो आप कह रहे हैं कि अगर अगर फिस्कल मैनेजमेंट किसी भी सरकार के लिए चैलेंज नहीं है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि वहां कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, क्योंकि ये चुनौती तो ऐसी चुनौती है जो सरकार के सर पर हमेशा नाचनी चाहिए, तभी जी, सरकार जगी रहेगी और तभी ग्रोथ होगा। अब क्या है कि राज्यों को तो देना पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है कि यहां थोड़ा सा आपको, मुझे जो लग रहा है कि कई जगह कमी भी लानी पड़ेगी। जैसे आपने देखा कि पहले नरेगा का एक फिक्स बजट होता था, लेकिन नरेगा में अब उसको ऑन डिमांड कर दिया है, सरकार उसको रिलीज नहीं करती है एक ही साथ। जब जब जहां जहां जिस प्रदेश को जैसी जरूरत होती है वो डिमांड रेज करते हैं और उसके बाद जाता है, तो वो पैसे रहते हैं और उसमें बचत भी होती है। इसी तरीके से मुझे लगता है कि कैपेक्स पे थोड़ा सा सरकार जिस हिसाब से छूट के चल रही थी, थोड़ा सा नियंत्रण लगाएगी। और जी, दूसरी बात है कि इसको मैनेज करने में वो भी होता है कि केंद्र सरकार कुछ शर्तें रखती हैं कि भैया हम इतना पैसा लगा रहे हैं तो राज्य सरकारें भी इतनी लगाएंगी। आमतौर पे जब राज्य सरकारें वो बेसिक, जैसे आप गाड़ी खरीदने जाते हैं तो होता है ना कि आपको 80% तो लोन मिल जाएगा, 20% पहले अपनी ओर से लगाइए। तो ऐसे में जो सरकारें, राज्य सरकारें वहां चूकती हैं, वहां पे गवर्नमेंट का पैसा रह जाता है। तो ये भी जी। मैनेजमेंट का पार्ट मतलब है, वहाँ जिसको आप, वहाँ वहाँ मैं मैनेज करना इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने पॉलिटिकली इसको समझना चाहा, तो जी, मैं इसको पॉलिटिकली, केंद्र एक तरीके से राज्य पर दबाव भी बनाता है, खासतौर पे वहां जहां सेम पार्टी की सरकार नहीं हो, लेकिन जहां मजबूरी हो वहां तो देना पड़ेगा, क्योंकि पहले तो सरकार चलेगी तब तो फिस्कल मैनेजमेंट होगा। तो मुझे जी, ये लगता है कि आने वाले समय में कुछ डिसइन्वेस्टमेंट भी और हो सकते हैं, इस तरीके से कुछ डिविडेंड अभी हमारे बढ़ सकते हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन भी काफी बढ़ा है, जिससे कंपनियां काफी प्रेरित हैं और उनका एक्सपेंशन हो सकता है। तो जी, इन बिल्कुल। सबसे टैक्स रेवेन्यू जो है, जीएसटी बढ़ेगा। और दूसरी एक चीज और बताऊं जो कि बड़ी बारीक इकोनॉमिक्स है, अक्सर आप देखते होंगे कि जीएसटी के बढ़े हुए फिगर आ रहे हैं हर महीने। दरअसल इन्फ्लेशन जैसे जैसे बढ़ता है तो जीएसटी भी बढ़ता जाता है। 10 रुपए की चीज अगर अगले साल या 6 महीने में 15 रुपए की बिक रही है, तो जाहिर सी बात है वो आपके लिए महंगा पड़ा, लेकिन उसका जो जीएसटी वैल्यू है वो सरकार का भी जी, बिल्कुल। अर्निंग बढ़ा रहा है। ये भी इकोनॉमी का एक दूसरा पहलू है हर्ष जी, लेकिन आपने जिस तरह से दर्शकों को बताया और समझाया कि वित्तीय घाटा आखिर होता क्या है, ये एक
बहुत जरूरी समझने वाली बात थी, क्योंकि लोग बार बार समझना चाहते हैं इन टर्म्स को, और वो उनका इम्प्लीकेशन उनकी लाइफ पे, उसका असर उनके जीवन पे क्या हो सकता है, ये भी समझना चाहते हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये आपने सुना जिस तरह से हमारे आर्थिक एक्सपर्ट ने बताया, वित्तीय घाटा या फिस्कल डेफिसिट क्या होता है। दरअसल वित्तीय घाटे और फिस्कल डेफिसिट का मतलब है कि सरकार की जो आमदनी है और सरकार का जो खर्चा है, उसके बीच का अंतर अगर नेगेटिव है तो वो घाटे में है। आमदनी मोटे तौर पर सरकार को इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स और जो सरकार के और स्रोत हैं इनकम के, या जिस तरह से डिविडेंड मिलता है अलग अलग पीएसयू से या आरबीआई से, या जो और इंटरेस्ट सरकार ने लोन दिए हैं उन पर सरकार को जो पैसा मिलता है वो, और खर्चा जो सरकार अलग अलग स्कीम्स पे करती है इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित या सोशल सेक्टर से संबंधित है। आंकड़ों की अगर बात करें तो पिछले वित्त वर्ष में 5.8% वित्तीय घाटा था भारत सरकार का। इस पर इंटरिम बजट में 5.1% का टारगेट रखा गया था, और इस बार बजट में देखना होगा कि क्या इसे 5% के आसपास ही रखा जाएगा और किस तरह से भारत सरकार अपनी फिस्कल मैनेजमेंट करती है। तो इस तरह की और जानकारी के लिए और चर्चाओं के लिए और जो जटिल बातें हैं, जो डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको समझने के लिए इकोनॉमी से रिलेटेड, पॉलिसी से रिलेटेड या फिर अंतर्राष्ट्रीय मामलों से संबंधित जुड़े रहिए मैगजीन इंडिया के साथ, देखते रहिए हमारे वीडियोस, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। ये बताइए कि आप वो कौन सी बात है जो कि हमसे जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, या जिस पर ये चाहते हैं कि हम अपनी बात आपके सामने आसान भाषा में रखें। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।